3. आनुवांशिकी जेनेटिक्स। वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी ने दी। इसी कारण उन्हें आनुवांशिकता का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। जोहानसेन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। फिनोटाइप। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उन्हें फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप। जीवधारी के आनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं जो कि कारको जीन का बना होता है। आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों फिर 2 जोड़े विपरीत गुणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जिन्हें क्रमशः एक संकरीय तथा द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। एक संकरीय क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे टीटी एवं बोने स्मॉल टीटी पौधे के बीच क्रॉस करवाया जो निम्न परिणाम प्राप्त हुए। पेज 376। द्विसंकरीय क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज RRYY व हरे एवं झुर्रीदार बीज स्मॉल RRYY से उत्पन्न पौधों का क्रॉस करवाया। इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावी होते हैं। अतः F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुए तथा F2 पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप अनुपात 1:2:1:2:4:2:1:1 प्राप्त हुए। उपरोक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधी कुछ नियम दिए जिन्हें मेंडल के आनुवांशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों में से पहला एवं दूसरा नियम एक संकरीय क्रॉस के आधार पर तथा तीसरा नियम द्विसंकरीय क्रॉस पर आधारित है। मेंडल के नियम। फर्स्ट, प्रभाविकता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक जोड़ा पर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। सेकंड, पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लक्षण कारकों जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इसमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पेज 377। थर्ड, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एडजॉर्टमेंट। जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरों को प्रभावित नहीं करती। युग्म विकल्पी एलिलेस। एक ही गुण के विभिन्न विपर्याय रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। सहलंगनता लिंकेज। एक ही गुण सूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलंगनता कहते हैं। जबकि जीन जो एक ही गुण सूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं उन्हें सहलंगन जीन लिंक्ड जीन्स कहते हैं। लिंग सहलंगन जीन सेक्स लिंक्ड जीन्स लिंग सहलंगन गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में एक्स गुण सूत्र पर स्थित जीन ही लिंग सहलंगन जीन कहलाते हैं क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग सहलंगता पर की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मार्गन 1910 ने की थी। मनुष्यों में कई लिंग सहलंगन गुण जैसे रंग वर्णाधनता, गंजापन, हिमोफेलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग सहलंगन गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा प्रकट होते हैं। मानव आनुवंशिकी ह्यूमन जेनेटिक। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स का नामकरण डब्ल्यू वॉल्डेयर ने 1888 ईस्वी में किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें प्लाज्माजीम कहते हैं।
1956 में एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इनके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन कहा गया है। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। आर्थर कॉर्नवर्ग ने 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम की खोज की, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्र जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वह जिनमें 23वीं जोड़ी का एक्स गुणसूत्र आता है अर्थात 22+X, और आधे वह जिनमें 23वीं जोड़ी में Y गुणसूत्र आता है 22+Y। नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र अर्थात 22+X तथा 22+X वाले अंडाणु पाए जाते हैं। निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज जाइगोट में 23वीं जोड़ी XX होगी और इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा तो XY गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा तथा संतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। नोट: परख नली शिशु में मामले में निषेचन परख नली के अंदर होता है। पेज 378। 4. जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना, कार्यकी एवं रसायनी, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। लैमार्क, डार्विन, वैलेस, डी व्रेज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। 1. वर्णीकरण से प्रमाण। 2. तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण। 3. अवशोषी अंगों से प्रमाण। 4. संयोजकता जंतुओं से प्रमाण। 5. पूर्वजकता से प्रमाण। 6. तुलनात्मक भ्रमिकी से प्रमाण। 7. भौगोलिक वितरण से प्रमाण। 8. तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रसायनी से प्रमाण। 9. आनुवांशिकी से प्रमाण। 10. पशुपालन से प्रमाण। 11. रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण। 12. जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण। समजात अंग, होमोलोजियस ऑर्गन, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी समान दिखाई दे सकते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण: सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा तथा मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमेरस, रेडियो अल्ना, कार्पलस, मेटाकार्पलस आदि अस्थियां होती हैं। इनका भ्रूणीय विकास भी एक सा ही होता है परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लिपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए तथा मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। समरूप अंग, एनालॉगस ऑर्गन, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण: तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इनकी अग्रपादों पर परों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों तथा छड़ के बीच फैली त्वचा से होती है। अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण: कर्ण पल्लव, पिन्ना, त्वचा के बाल, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आदि। नोट: मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। जल स्थल चर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है।
जीवाश्म अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारे पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए भूपटल की चट्टानों में परिलक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। पेज 379 जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं जिनमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। फर्स्ट, लैमार्कवाद। लैमार्किज्म। लैमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशगति होती है जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती हैं। उदाहरण, जिराफ की गर्दन का लंबा होना। सेकंड, डार्विनवाद। डार्विनिज्म। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ईस्वी ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। यह विभिन्नताएं इन्हें अनेक जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती हैं। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वह बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती हैं और काफी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। नव डार्विनवाद, नियो डार्विनिज्म। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक हैं विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृति, वर्ण, जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती है जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती हैं। थर्ड, उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी व्राइज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य निम्नवत हैं। 1. नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती हैं बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। 2. इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। 3. उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। यह किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। 4. सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। 5. जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। 6. उपर्युक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सकता है। पेज 380